हेलो जान दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि भारत का बजट जिसे 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर रख दिया है। विगत 3 वर्षों से हम निष्पक्ष बजट की आलोचनात्मक के साथ साथ विश्लेषणात्मक बातों को देखने का प्रयत्न करते हैं। हर बार हम सरल भाषा में लाते हैं बजट का पूरा एनालिसिस कि आपको संक्षिप्त रूप में समझ में आ जाए कि इस बजट की क्या आलोचनात्मक बातें हैं और क्या विश्लेषणात्मक बातें हैं। आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि बजट से आपको क्या मिलने वाला है, एक गरीब को क्या मिलने वाला है, एक एजुकेशन सेक्टर में क्या पैसा खर्चा हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में क्या पैसा खर्चा हो रहा है। हर एक पहलू को एक वीडियो के माध्यम से हम लाने का प्रयास करते हैं। इस बार भी वीडियो आ चुका है, फुल एनालिसिस आपको मिलेगा कि बजट से आपको क्या मिलने वाला है। बजट में अलग अलग सेक्टर होते हैं, अलग अलग सेक्टर के बाद एक एक सेक्टर को हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला होता है टैक्सेशन सेक्टर, मतलब टैक्स को लेकर सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई है। वेलफेयर स्कीम, मतलब कि कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार क्या क्या स्कीम लाई है। एग्रीकल्चर को मतलब कृषि को लेकर क्या क्या स्कीम आई है। एनर्जी मतलब कि ऊर्जा संसाधन में क्या परिवर्तन किया जा रहा है या क्या नई स्कीम आई है। हाउसिंग मतलब कि रहने के लिए सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब कि पूंजी निर्माण सरकार किस हिसाब से करने वाली है अगले साल। इंडस्ट्री के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाओं का घोषणा की है। रेलवे सेक्टर में क्या चेंज करने वाली है सरकार, और साथ ही साथ लास्ट में देखेंगे कि भारत का फिस्कल डिफिसिट मतलब कि राजकोषीय घाटे का क्या हालचाल है। मतलब कि सरकार बहुत जगह से पैसा पाती है और उस पैसे को कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करती है, मतलब अलग अलग मंत्रालयों को देती है। तो हमेशा सरकार जो देती है वो पैसा ज्यादा होता है और सरकार को जो प्राप्त होता है पैसा वो कम होता है, इसलिए सरकार को मार्केट से लोन लेना पड़ता है उस खर्चे को पूरा करने के लिए। उसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा। तो सरकार का राजकोषीय घाटे की क्या स्थिति है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम आपको बता चुके हैं, बजट लाने से पहले हम एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें मैंने बताया था कि एंटरिम बजट क्या होता है और इस साल का बजट जो है एंटरिम बजट है। एंटरिम बजट होता है कि चुनाव जिस साल होता है उस साल सरकार एंटरिम बजट लाती है, ना कि फुल फ्लेज बजट लाती है, क्योंकि सरकार को या राष्ट्र को ये नहीं पता होता कि अगली सरकार किसको आने वाली है। तो सरकार तब तक के लिए बजट लाती है जब तक चुनाव नहीं हो जाता। तो चुनाव तक के लिए जो बजट आता है उसे एंटरिम बजट कहते हैं और सरकार एंटरिम बजट लेके आई है। वोट ऑफ अकाउंट हम उसमें बताए थे क्या होता है। वोट ऑफ अकाउंट ये होता है कि सरकार कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब विभिन्न मंत्रालयों को कितना पैसा देगी। एक फाइनेंशियल ईयर आपको बता दें कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल तक के लिए 31 मार्च तक के लिए तो पैसा है सरकार के पास, उसके बाद जो खर्चा करना है उसके लिए सरकार को परमिशन लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट से परमिशन लिए बिना सरकार एक पैसा भी नहीं खर्चा कर सकती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संचित निधि से। तो सरकार जो है वो वोट ऑफ अकाउंट लाती है, जिससे वो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेती है कि हम इस मंत्रालय में इतना पैसा खर्चा करेंगे, और वो वोट ऑफ अकाउंट जब पास हो जाता है तो सरकार उस पैसे को निकाल के खर्चा कर सकती है। तो ये था वोट ऑफ अकाउंट और एंटरिंग बजट। अब आते हैं बजट के बारे में। बजट इस बार का महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक कारण हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल कारण हैं जिसकी वजह से बजट इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बात तो भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों में इस साल इलेक्शन का ईयर है। इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्पेशली बात करा जाए तो फूड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब खाद्य महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है विश्व भर में। कंजप्शन डिमांड, भारत में कंजप्शन डिमांड जो है जिस हिसाब से हो रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आई है, उसको देखने के बारे में बात करते हैं। टैक्सेशन का क्या स्थिति है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस समय विश्व का जो माहौल बना हुआ है, जैसे इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध देख लिया जाए, रूस यूक्रेन का युद्ध देख लिया जाए, और चाहे हम लोग बात करते हैं कि रेड सी क्राइसिस जो इस टाइम चल रहा है जिसमें हूथी रिबेलियन जो यमन के हैं वो लगातार अमेरिका के वेसल्स पे और साथ ही साथ इंडिया के वेसल्स पे भी अटैक किए हैं। तो इन सारी सिचुएशन के बीच में भारत का बजट आया है। तो एक एक सेक्टर को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सेक्टर होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन को लेकर सरकार ने क्या घोषणा की है। कोई भी चेंज नहीं किया है पिछले साल से सरकार ने टैक्सेशन में। टैक्सेशन में सरकार ने चेंज इसलिए भी नहीं किया है क्योंकि सरकार का कहना है कि आगे आने वाला है बजट और वो होगा फुल फ्लेज बजट, वो आएगा जुलाई के महीने में, तो तब देखा जाएगा कि क्या करना है। अभी सरकार ने क्या किया है, सरकार ने कहा है कि बहुत सारे टैक्स की डिमांड आजादी के बाद से लेकर आज तक अलग अलग लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो उन टैक्स की डिमांड को उसको क्लियर करने के लिए सरकार ने कहा है कि 1950 के बाद से लेकर अब तक 2009-10 तक जिनके पास टैक्स का डिमांड गया है 25,000 रुपए तक का, उनको हम टैक्स में पूरा तरीके से छूट दे रहे हैं, मतलब वो डिमांड को रिट ऑफ किया जा रहा है। सेकेंड, सरकार ने ये कहा है कि 2010-11 से लेकर 2014-15 तक जिनके पास 10,000 रुपए तक का टैक्स का डिमांड गया है उनको हम रिट ऑफ करते हैं, मतलब उनको वापस लेते हैं। दूसरा आता है वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम मतलब कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार ने क्या कहा है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार ने कहा है कि लखपति बेटिया या लखपति दीदी नाम से एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें सरकार ने 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ लड़कियों को
कहा है कि हम इनके अंदर स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत, जिसमें सरकार ने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलके हम माइक्रो फाइनेंस करेंगे। मतलब माइक्रो फाइनेंस मतलब होता है कि इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत चेंज करेंगे और ये लड़कियां, ये औरतें, ये खुद से पैसा कमा सके और कम से कम मिनिमम तो 1 लाख रुपए प्रति साल कमा सके। इसके लिए सरकार ने लखपति योजना लाई है, जिससे स्किल सेट का डिपार्चर कर सके सरकार इनके अंतर्गत। सरकार ने और क्या किया, सरकार ने आयुष्मान भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था, उसमें सरकार ने आशा वर्कर को 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस को उनको एसेस दे दिया है कि आशा वर्कर को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस हर फैमिली को मिलेगा। और ऐसा सरकार ने कहा है कि 12 करोड़ लोग या 55 लाख फैमिली इससे अभी तक बेनिफिट हुए हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से। एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर में सरकार ने क्या किया है, मतलब कृषि क्षेत्र में सरकार ने क्या किया है, सरकार ने नैनो डीएपी मतलब कि नैनो डाई अमोनियम फास्फेट मतलब कि एक तरीके का लिक्विड फर्टिलाइजर है, जिसके थ्रू सरकार ने हर क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया है। सरकार ने फर्टिलाइजर की सब्सिडी में कमी की है और नैनो डीएपी की सब्सिडी में बढ़ाया है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा नैनो डीएपी का यूज हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम आ सके और जो वेस्टेज है फर्टिलाइजर का वो ना हो सके। इसके लिए सरकार योजना लाई है। सरकार चाहती है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि जो हम लोग बहुत सारे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल को बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि हमारी डिमांड काफी ज्यादा है, उसको कम करने के लिए सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर की तरफ हम ऑयल सीड में बढ़ सके। इसलिए सरकार ने योजना लाई है कि हम इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से इंपोर्ट कम कर सके, कट कर सके, इसलिए हम अपने आप को ऑयल सीड में आत्मनिर्भर कर सके। इसके लिए सरकार योजना लाई है। और ऐसा ही नहीं है कि सरकार पहली बार योजना ला रही है, सरकार इसके पहले भी लाई थी NMEO-OP योजना, उसके पहले भी लाई थी NFSM योजना, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑन ऑयल सीड के बारे में सरकार बात कर रही थी। सरकार मत्स्य संपदा योजना लाई है, जो कि मछुआरों के लिए योजना है, जिसमें सरकार ने यह कहा है कि हम एक्वाकल्चर को बढ़ाने के लिए और 55 लाख नए रोजगार देने के लिए ये योजना ला रही है। और इसमें सरकार ने कहा है कि हम 5 इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर पार्क का सेटअप करेंगे, मतलब कि सरकार 5 एक्वाकल्चर पार्क को सेटअप करेगी, जिससे मत्स्य पालन में बढ़ोतरी हो सके और भारत लीडिंग प्रोड्यूसर बन सके फिशिंग इंडस्ट्री में। एनर्जी सेक्टर में सरकार क्या कर रही है, मतलब ऊर्जा क्षेत्र में। ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने बहुत ही एक बढ़िया योजना लाई है, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जो कि चर्चा का केंद्र बना हुआ है इस समय। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत सरकार ये कह रही है कि सरकार का ये टारगेट है कि हम 1 करोड़ जो घर है उनको ऊपर सोलर टॉप रूफ दे सके, मतलब कि सौर ऊर्जा से उनके घर में बिजली प्रोड्यूस हो सके और उनकी बिजली बिल को कम किया जा सके। सरकार 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने के बारे में बात कही है। और सरकार का ये भी कहना है कि ये जो घर है, अगर ये एक्स्ट्रा एनर्जी बनाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी बनाते हैं मतलब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं जितना उनका कंजम्पशन है, तो सरकार इसको डिस्कॉम अथॉरिटी को इसको बेच सकती है। मतलब ये लोग उस एनर्जी को बेच सकते हैं, जो कि घर होंगे, 1 करोड़ घर। सरकार ने कोल गैसिफिकेशन, मतलब कि कोल गैसिफिकेशन मतलब भारत, आपको पता होगा कि कोल बहुत ज्यादा यूज करता है अपने एनर्जी डिमांड के लिए। तो सरकार ने कोल गैसिफिकेशन के लिए, जैसे कि कोल गैसिफिकेशन का यूज होता है मेथनॉल बनाने में, इथेनॉल बनाने में, अमोनिया बनाने में, तो सरकार ने कहा है कि 2030 तक हम 100 मिलियन इसका टारगेट सेटअप करते हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग, सरकार ने कहा है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब कि जो चीज में अगर प्रोड्यूस करने में मान लीजिए आपको घाटा हो रहा है, तो सरकार ने कहा है कि अगर आप टाइडल पावर एनर्जी से, मतलब कि जो समुद्र की एनर्जी से अगर आप बिजली बनाते हैं, तो आपको 1 गीगावाट तक का जो एनर्जी सोर्स है वो हम आपको फ्री देते हैं, सरकार ने ये कहा। टूरिज्म सेक्टर में सरकार क्या कर रही है, मतलब कि घूमने फिरने के क्षेत्र में हम आपको बताएं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी लेटेस्ट डाटा है
8 अंक नीचे खिसक गया। मतलब भारत 46वें स्थान पे था, अब 54वें स्थान पे आ गया। मतलब कि लोग जो है भारत नहीं आना चाहते टूरिज्म की दृष्टि से, ये डाटा बताता है। तो सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सभी राज्य सरकारों को यह कहा है कि आप एक अपना सर्वांगीण विकास कार्यक्रम टूरिज्म को लेके हमें दीजिए और हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम इसको कैसे ब्रांडिंग करते हैं और कैसे इसकी मार्केटिंग करते हैं। तो सरकार ने सारे राज्य सरकारों को कहा है कि हम आपको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, मतलब कि लंबे समय तक के लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, आपको बस प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा 50 सालों तक के लिए। सरकार ने ये कहा है। सरकार 1.3 लाख करोड़ रुपए इसके लिए भी घोषणा की है। सरकार ने हाउसिंग सेक्टर में क्या बढ़िया किया है, मतलब हाउसिंग सेक्टर मतलब कि घर और के लिए क्या किया है सरकार का स्कीम आपको पता होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, सरकार ने उसमें कहा है कि 3 करोड़ घर जो बनाने का टारगेट है उसमें 2 करोड़ और ऐड कर दिया गया है। मतलब कि सरकार ने अब कहा है कि 5 करोड़ घरों को बनाने का टारगेट रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि पूंजीगत निर्माण के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी देश की स्ट्रेंथ को शो अप करता है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बहुत सारी स्कूल, एजुकेशन सेक्टर, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, इसको बनाने में जो पैसा लगता है, तो इसमें क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरीके से अच्छा एक्सपेंडिचर इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे रोजगार मिलते हैं लोगों को। साथ ही साथ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको भी बूस्टअप मिलता है। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात इस बजट में सरकार ने कहा है। सरकार ने कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा और पिछले साल 10 लाख करोड़ रुपए सरकार ने देने का वादा किया था और उसमें से 9.5 लाख करोड़ रुपए लगभग खर्च हुआ था। इस बार सरकार ने कहा है कि हम 11.1 लाख करोड़ रुपए देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। लगातार सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बढ़ाती जा रही है बजट, जिससे ये पूर्ण रूप से दिखता है कि सरकार कितनी प्रयासरत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा खर्चा कर रही है सरकार और शॉर्ट टर्म फायदों को ध्यान में न रखते हुए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11.1% की बढ़ोतरी की गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। इंडस्ट्री को लेकर सरकार ने क्या घोषणा की है, सरकार ने कहा इंडस्ट्री के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं नहीं की है। सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं जिसको वो यूज कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मतलब कि भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट की बहुत कमी है। भारत दूसरे देशों से कॉपी करके लेके आ जाता है सामान को, इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा नहीं खर्चा करना चाहता। इसीलिए गवर्नमेंट इसको बूस्टअप करने के लिए सारे इंडस्ट्रियों को पैसा दे रही है, 1 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे कि इंडस्ट्री सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके और नई इनोवेशन का खोज कर सके। रेलवे सेक्टर में क्या हाल है, रेलवे का क्या हाल है, रेलवे में ऑपरेशन रेशियो बढ़ा है। ऑपरेशन रेशियो बढ़े होने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले किसी 100 रुपए कमाने के लिए सरकार को 98 रुपए खर्च करने पड़ते थे, तो अब सरकार को 99 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब सरकार को पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है और उससे रेवेन्यू बहुत कम इकट्ठा हो रहा है। तो सरकार का ऑपरेशन रेशियो जो है इस टाइम बढ़ चुका है रेलवे को लेके। 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम को सरकार ने इस बजट के माध्यम से लॉन्च किया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। और गति शक्ति, पीएम गति शक्ति इसके पहले भी आ चुका है और पीएम गति शक्ति को लेकर सरकार ने 3 योजनाओं को लॉन्च किया है। सरकार ने कहा है कि एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर के लिए हम एक रेलवे लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी सेक्टर है, जो इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल हब है और जो इंडिया के सीमेंट कॉरिडोर हैं उनको एक साथ कनेक्ट करेगा। सरकार ने दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर को डेवलप करने की बात कही है कि पोर्ट से मतलब कि किसी भी बंदरगाह से माल कैसे अलग अलग जगह पे पहुंच सके, उसके लिए पोर्ट कॉरिडोर का डेवलपमेंट के लिए सरकार बात कर रही है। सरकार ने हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर के बारे में बात किया है कि जहां पे हाई ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिले हो जाता है, उसको फास्ट करने के बाद में उनके लिए एक कॉरिडोर या फ्रेट कॉरिडोर की बात कही गई है। तो सरकार ने इन 3 कॉरिडोर के बारे में बात किया है। सरकार ने कहा है कि इससे क्या होगा, जो भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब कि अगर कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो उसका 13 से 14% जीडीपी का कॉस्ट लग जाता है लॉजिस्टिक कॉस्ट। मतलब कि 13 से 14 रुपए उसमें जीडीपी का लग जाता है अगर उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में बात किया जाए। तो सरकार ने कहा है उसको 8 से 9% हमें करना है जीडीपी का, जो कि 13 से 14% अभी है। इसलिए ये 3 स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर का सरकार ने डेवलपमेंट के बारे में बात किया है।
अब हम देख लेते हैं भारत का डेफिसिट ट्रेंड क्या है। डेफिसिट मतलब होता है राजकोषीय घाटा। सरकार को राजकोषीय घाटा मतलब जितने भी भारत नहीं विश्व की जितने भी देश हैं सब डेफिसिट में होते हैं। डेफिसिट में मतलब कि अगर हेल्दी डेफिसिट मतलब होता है कि सरकार कुछ पैसे लेती है, अलग अलग फॉर्म में टैक्स के रूप में लेती है, फीस के रूप में लेती है, और सरकार उस पैसे को अलग अलग जगह पे एक्सपेंड करती है, एक्सपेंडिचर करती है, मतलब खर्च करती है। तो सरकार के पास हमेशा कम पैसे आते हैं, सरकार ज्यादा योजनाओं को चलाती है और सरकार के पास से ज्यादा पैसा जाता है, इसलिए सरकार मार्केट से लोन लेती है, सरकार विभिन्न बड़ी संस्थानों से लोन लेती है और हमेशा फिस्कल डेफिसिट का रूप ये लेती है और फिस्कल डेफिसिट सरकार का हमेशा बढ़ता जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट को लेकर सरकार ने कहा है कि भारत का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट पिछले साल सरकार ने रखा था वो हमेशा जीडीपी के टर्म में रखा जाता है, तो 5.9% जीडीपी का था। सरकार ने कहा था कि 2024-25 तक हम 5.9% जीडीपी का कर लेंगे। सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सरकार ने 5.8% जीडीपी के टारगेट पे अपने आप को रोक लिया। सरकार का यह कहना है कि अगले साल का टारगेट जो है 5.1% है जीडीपी का और 2025-26 तक हम इसको 4.5% के आसपास लेके जाएंगे। तो सरकार का जीडीपी का टारगेट लगातार घटता जा रहा है, मतलब फिस्कल डेफिसिट का टारगेट लगातार घटता जा रहा है, जो कि अच्छी बात देखी जा रही है। सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि होता है कि जो सरकार रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि बहुत सारी सरकार लोगों को, सरकारी कर्मियों को पैसा देती है, उसे सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो सरकार का है 2.8% है, जिसे सरकार ने घटा के 2.0% करने की बात कही है। सरकार रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना चाहती है और आपको बताएं FRBM एक्ट मतलब कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था, जिसमें सरकार ने ये तय किया था कि उसका रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट क्या होना चाहिए। तो सरकार ने कहा था कि उसके जीडीपी का लगभग 3-3.5% जो होता है वो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए और रेवेन्यू डेफिसिट 0 पे आना चाहिए, जिसे सरकार अभी तक 2007 के बाद कभी अचीव नहीं कर पाई है। 2007 ही एक ऐसा साल था जिसमें फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 3% के आसपास था। उसके बाद से आज तक सरकार FRBM एक्ट में नहीं अचीव कर पाई है। FRBM एक्ट अभी टारगेट जो है वो 5.1% का है, जो कि FRBM एक्ट से काफी ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, मतलब सरकार को बहुत जगह से पैसा आता है और सरकार उस पैसे को बहुत जगह खर्च करती है। तो हम आपको बताएं इस साल भारत का जो बजट है 2024-25 का वो टोटल है 47,65,768 करोड़ रुपए का। तो 47 लाख का जो बजट है उसमें सरकार का कहना यह है कि 30 लाख करोड़ रुपए तो वो कमा लेगी, मतलब वो अलग अलग माध्यमों से ले लेगी और सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग करनी पड़ेगी। 30 लाख करोड़ रुपए में से 26 लाख करोड़ रुपए सरकार टैक्स के माध्यम से लेगी और 4 लाख करोड़ रुपए नॉन टैक्स के माध्यम से लेगी, जबकि 17 लाख करोड़ रुपए सरकार फिस्कल डेफिसिट के रूप में बाहर से लेगी, मतलब कि इसी को फिस्कल डेफिसिट कहा गया है। सरकार के पास पैसा आएगा कहां से, तो वो हम आपको एक बार बता देते हैं कि सरकार सबसे ज्यादा पैसा इनकम टैक्स से लेगी। इनकम टैक्स से सरकार के पास 19% पैसा आएगा। कारपोरेट टैक्स के बारे में बात किया जाए तो कारपोरेट टैक्स के बारे में सरकार 17% पैसा लेगी। जीएसटी जो आप देते हैं उसके सरकार के पास 18% पैसा आएगा। हम आपको बता दें कुछ नॉन टैक्स रिसिप्ट होते हैं, मतलब सरकार को टैक्स के अलावा बहुत जगह से सरकार पैसा लेती है। सरकार पैसा लेगी कहां से? सरकार बाहर से बोरोइंग करेगी या उसके पास जो अदर लाइबिलिटीज है वो 28% है, मतलब 100 में से 28 रुपए वहां से लेगी सरकार। और इस पैसे को सरकार खर्च कहां करेगी? सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहां करेगी? सरकार सबसे ज्यादा पैसा लेती है उधार के माध्यम से। हम बताएं कि 100 में से 28 रुपए सरकार उधार लेती है अपने खर्चे को चलाने के लिए। तो सरकार सबसे ज्यादा पैसा जो सरकार के पास आता है सरकार उसको देती भी है उधार चुकाने में। तो 100 रुपए में से 20 रुपए सरकार उधार को चुकाने में खर्च करेगी। राज्यों को जो टैक्स के रूप में सरकार पैसा देगी वो 100 में से 20 रुपए देगी, मतलब 20-20 40 रुपए हो गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब कि ऐसी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खुद अपनी तरफ से चलाती है, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता, 16 रुपए सरकार उसको देगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब कि राज्यों की ऐसी स्कीम जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाती है, उसमें 8 रुपए सरकार खर्च करेगी। और ये था एग्जैक्ट नंबर। सरकार फिस्कल डेफिसिट को लगातार कम करने की बात कह रही है, तो सरकार से पूछा गया कि आप फिस्कल डेफिसिट को लगातार कम करने की बात कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट कम कैसे होगा जब आप अपने एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाते जाएंगे? तो सरकार का कहना है कि इस बार हमें उम्मीद है कि
हम रिकॉर्ड स्तर से जीएसटी कलेक्शन करेंगे। मतलब कि जीएसटी में बूस्टअप होगा, सरकार लगातार जीएसटी में लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन सरकार का बढ़ता जा रहा है और सरकार का ये उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी जीएसटी कलेक्शन को वो रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाएगी। ये थी बजट की संपूर्ण जानकारी कि सरकार ने इस बजट के माध्यम से क्या क्या घोषणाएं की हैं। रियल बजट जो है जुलाई में आने वाला है। जुलाई में जब नई सरकार बनती है वो फुल फ्लेज बजट लेके आएगी। इस बजट को इंटरिम बजट कहा गया है, पर इससे बजट की क्या विश्लेषणात्मक बातें हैं ये आप तो जान गए हैं, पर इस बजट की कुछ आलोचनात्मक बातें क्या है उसको देख लेते हैं। आलोचनात्मक बातें इस बजट की ये है कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए सरकार उतना पैसा नहीं खर्चा कर रही है जितना इसे करना चाहिए। जैसे कि आप देखे होंगे कि पिछले बजट में भी मैंने बात किया था कि मनरेगा के ऊपर सरकार पैसा घटाती चली जा रही है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि भारत के गांव क्षेत्र में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की स्कीम है, जिसकी वजह से कोरोना में हम लोग सबसे ज्यादा टिक पाए थे, मतलब कि रूरल इकोनॉमी टिक पाई थी। सरकार उसमें एक्सपेंडिचर लगातार घटाती जा रही है। सरकार ने इस बजट में किसानों को, ऐसा कहा जा रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन करेगी कि किसानों को आय को बढ़ाने के लिए, किसानों को आय को दोगुनी करने की सरकार बात कही थी इसके पहले, उसका कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया। इस बजट में सरकार ने सब्सिडी को घटाया है, फर्टिलाइजर सब्सिडी को घटाया है। एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सरकार ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, ग्रीन प्रोजेक्ट की तरफ भाग रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भाग रही है। परंतु दूसरी ओर से देखा जाए तो जो किसान इसकी के ऊपर डिपेंड है उनको घाटा होने वाला है आने वाले समय में। सरकार ने लॉन्ग टर्म जो लोन दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, वो जो लोन है इंटरेस्ट फ्री लोन है, परंतु सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे अपनी तरफ से ग्रांट इन एड नहीं किया, मतलब कि फ्री में नहीं दिया। ये एक बड़ी बात थी। एजुकेशन सेक्टर में लगातार हम आपको बताएं यूजीसी को पैसा घटाया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का पैसा घटाया गया है, लगभग 40% घटाया गया है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि एजुकेशन सेक्टर में पैसा घटाया जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हम आपको बताएं, इस टाइम इंडिया का जो मालदीव के साथ रिलेशन खराब हुआ था और हम सोशल मीडिया पे ट्रेंड देख रहे थे कि लगातार मालदीव को इंडिया के लोग भी कुछ बोल रहे थे, तो चाइना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जा रहा था। चाइना मालदीव को लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पैसे दे रहा था। सरकार ने इस साल मालदीव के बजट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और मालदीव में हैवी एक्सपेंडिचर करने की बात कही गई है। सरकार ने भूटान को सबसे ज़्यादा लोन दिया है। अगर देशों की कंपैरिजन किया जाए तो भूटान को सबसे ज़्यादा लोन दिया है। मतलब कि सरकार जो है वो हर साल कुछ पैसे ग्रांट इन एड देती है अपने आसपास के पड़ोसियों को, तो उसमें से भूटान को सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है, मालदीव को पैसा ज़्यादा दिया जा रहा है, बांग्लादेश में भी पैसा दिया जा रहा है और जितने भी श्रीलंका से लेके सारे देश हैं उनको पैसा दिया जा रहा है। श्रीलंका के पैसे को घटाया गया है, इसलिए घटाया गया कि सरकार $4 बिलियन का क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दिया था सरकार ने श्रीलंका को। तो ये थी बजट की पूर्ण महत्वपूर्ण बातें। बजट एक की सबसे प्रमुख बातें यह है कि बजट में सरकार ने पॉपुलिस्ट स्कीम, मतलब कि जिस साल इलेक्शन रहता है सरकार, ऐसा कहा जाता है कि सरकार जो है लोक लुभावन वादे करेगी, उससे सरकार ने बचा है। सरकार ने फालतू खर्चा करने से बचा है। सरकार फालतू खर्चा करने के लिए कोई बड़ी योजनाओं का घोषणा नहीं किया है। ये बड़ी बात होती है। ये होता है कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं एक बार जब ओरिजिनल बजट आएगा तब मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।